Now the screen is visible to everybody. Okay. Good, good evening, students. I am Kakasha, faculty of SK and Target. Today we are going to study a story or a novel by Charles Dickens. We all know that Charles Dickens was a great Victorian novelist, and he has produced n number of novels, novella, and a lot of short stories. We are going to study one of the 15th novels of Charles Dickens, which was published in 1859. The book is like all his other novels. This novel was also published in series. This book is divided into three parts. The first part is Recall to Life, that is named as the first book is Recall to Life. Why it is a Recall to Life? Because in this book लूसी गेट्स हिज फादर, लूसी को अपने फादर मिलते हैं और वो दोबारा से जिंदगी को जीने लगते हैं. उनकी लाइफ रिजॉइस हो जाती है. एक बेटी और बाप की जिंदगी रिजॉइस होती है. व्हेन वी विल स्टार्ट द नॉवेल वी विल अंडरस्टैंड. बुक सेकंड इज अ गोल्डन थ्रेड. दिस बुक डील्स विथ जो है किस तरीके से जो है उनके लाइफ में जो है इन दोनों बाप बेटी की ज़िंदगी में चार्ल्स डैनियल आता है और फिर इसकी शादी इससे होती है. एंड देन किस तरीके से दे मूव टू, उनको किसी तरीके से जो है वो फ्रांस में जाना होता है. वहाँ पे जाके वो फंस जाते हैं. उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है. सो द बुक सेकेंड डील्स विथ द गोल्डन थ्रेड. एंड द थर्ड बुक द ट्रैक ऑफ द स्टॉर्म. इसमें उनकी ज़िंदगी में जो तूफान आते हैं, एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि डैनियल को मारने के लिए पूरा जो है प्लान सेट हो जाता है, बट फाइनली उसका हमशक्ल उसे बचा लेता है. ओके, टिल नाउ अंडरस्टैंड. दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट द टू सिटीज़. द फर्स्ट इज पेरिस एंड द अनदर इज लंदन. ये स्टोरी जो है शुरू होती है पेरिस से शुरू होती है, फिर उसके बाद ये लंदन में जाती है और फिर दोबारा ये पेरिस में जाती है एंड देन वंस अगेन कम बैक टू लंदन. ठीक है, ये नॉवेल्स जो है ये डील्स करती है फ्रेंच रेवोल्यूशन को दैट अकर्स इन 1789. वी ऑल नो कि लुइस 14 एक बहुत ही बदमाश राजा था और उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा के रखी थी, बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा रखा था. एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर वाज अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स अकर्स इन फ्रांस. फ्रांस में बहुत प्रॉब्लम हो गया था, बहुत दिक्कत हो गई थी और लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया था वहाँ के राजा लुइस 14 के अगेंस्ट. जो है उन लोगों ने जो है रिवॉल्ट कर दिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में. नाउ वी कम टू द कैरेक्टर्स. अब हम कैरेक्टर्स में बात करते हैं. डॉक्टर अलेक्जेंडर मैंटी, ये जो है एक डॉक्टर है. ये 18 साल तक जो है फ्रांस में एक जगह है जिसका नाम बिस्टाइल है. बिस्टाइल के प्रिजन में उसको कैद कर दिया जाता है. बिस्टाइल जो है वो जाना जाता है एक ऐसा किला है जहाँ पे जो है गरीब और मजलूम लोगों को पकड़ के रखा जाता है और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है. इनकी एक बेटी है बहुत ही ब्यूटीफुल है जिसका नाम लूसी मेंटे है. ठीक है, इन दोनों का मतलब इस लूसी मेंटे के फादर का एक फ्रेंड है जिसका नाम जार्विस है. ठीक है, उसके बाद इसमें एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है चार्ल्स डार्ने. चार्ल्स डार्ने एक बहुत ही रिच आदमी है. एक्चुअली ये सिटीजन है फ्रांस का जो कि अपना भेष बदल करके इंग्लैंड में रहता है. ठीक है, बाद में ये लूसी से शादी करता है और अपनी आइडेंटिटी बताता है. ये बहुत ही अमीर है और ये एक बहुत ही अमीर खानदान एवरमाउंट से जो बिलोंग करता है. एवरमाउंटेन एक बहुत ही रिच और एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है फ्रांस की, लेकिन ये जो है जानी जाती है अपने टायरनी बिहेवियर के लिए. ये लोगों को सताने के लिए ये परिवार जानी जाती है. लेकिन ये फैमिली के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है. लेकिन चार्ल्स डार्विन जो है वो रिवोल्ट करता है फ्रांस का और इवन अपने जो परिवार वाले होते हैं उनका भी रिवोल्ट करता है और इन लोगों के बिहेवियर इनको पसंद नहीं होता और ये आकर के कहाँ रहता है, इंग्लैंड में रहता है भेष बदल के. सिडनी कार्टन जो है बिल्कुल हूबहू देखने में चार्ल्स डार्ने की जैसा है और चार्ल्स डार्ने को 2 बार वो सेव करता है. पहले स्टोरी जो है वो लंदन में होती है. मैंने बताया था कि स्टोरी सबसे पहले पेरिस में होती है जहाँ पे से उसके फादर बच करके आते हैं. फिर स्टोरी शिफ्ट हो जाती है लंदन में. फिर बाद में ये स्टोरी शिफ्ट हो जाती है फ्रांस में.
फ्रांस में एक फैमिली है जिसका नाम है डिफार्जे फैमिली। इस डिफार्जे फैमिली में दो लोग होते हैं, एक मिस्टर एंड मैडम डिफार्जे, ठीक है। ये वो फैमिली है जो कि फ्रांस के जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ लड़ती है और जो है जितने भी एरिस्टोक्रेटिक अमीर लोग होते हैं उनको चुन चुन करके मारती है। और मिस्टर डिफार्जे जो है विक्टिम है किसका, चार्ल्स डार्ने के जो फादर और जो उसके अंकल हैं वो लोग क्या करते हैं, मैडम डिफार्जे के फैमिली के साथ बहुत गलत करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इसमें कैरेक्टर है दैट इज गिब्राइल, ये जो है नौकर है किसका, चार्ल्स डार्ने का, ठीक है। उसके बाद जॉन बार्स्टन है, ये सिडनी का फ्रेंड है और ये स्पाई ऑफ इंग्लैंड रहता है। फिर उसके बाद इसमें मिस्टर क्रॉस है जो कि लूसी की सर्वेंट रहती है, ये लूसी है ना उसकी ये सर्वेंट रहती है। कैरेक्टर सबको समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नॉवेल। ये नॉवेल एज आई टोल्ड यू अर्लियर ये फर्स्ट पर्सन नरेशन नहीं है, बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस नॉवेल एज अ फर्स्ट पर्सन नरेशन। आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ लूसी, ठीक है। मैं लूसी बन के आप लोगों को ये कहानी सुनाए। आप लोग ये एज्यूम करो कि मैम का नाम लूसी है, ठीक है, और मैम की शादी एक चार्ल्स डार्ने नाम के लड़के से होती है और मेरे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। बचपन से ही मैंने अपने पापा को नहीं देखा, वो कहाँ हैं, किस जगह हैं, नहीं पता। वो जिंदा भी हैं या मर गए हैं, आई डोंट नो। बट काफ़ी साल के बाद एक आदमी आता है और आकर के मुझे बताता है कि तुम्हारे फादर जिंदा हैं। उनको बेस्टाइल के फ्रांस में जो एक प्रिजन है, जेल खाना, बेस्टाइल में उनको कैद करके रखा गया था, बट अभी किसी ने उन्हें छुड़ा लिया है वहाँ से और वो बच बचा करके वहाँ से निकल चुके हैं। ये सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे पापा 18 साल के बाद मैं अपने पापा को देखने जाऊंगी। पता नहीं मेरे पापा मुझे पहचानेंगे या नहीं, या मैं अपने पापा को पहचान पाऊंगी नहीं। मैं ये खुशी जा करके अपने पापा के फ्रेंड जार्विस अंकल को बताती हूँ कि पापा ज़िंदा हैं और पापा जो है बेस्टाइल के प्रिजन में बंद थे पर अभी वो छूट गए हैं, हमें उनसे मिलने के लिए फ्रांस जाना होगा। मैं अपने पापा के फ्रेंड जार्विस लॉरी के साथ चली जाती हूँ फ्रांस में। पर जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे पापा फिज़िकली बहुत वीक हैं और फिज़िकली ही नहीं, मेरे फादर मेंटली भी बहुत ही ज़्यादा वीक और एबनॉर्मल दिख रहे थे। जब मैं गई तो मेरे पापा जूता बना रहे थे। शायद मेरे पापा को जेल में जूता बनाने का काम दिया गया होगा, शायद इसीलिए इतने सालों से मेरे पापा जूता बनाते बनाते उनकी दिमागी हालत ख़राब हो गई है। मेरे पापा मुझे पहचान भी नहीं रहे थे। उनकी ये हालत देख करके मैं रोने लगी, मैं बहुत परेशान हो गई। पर मैंने सोच लिया कि मेरे पापा ने इतना दुख देखा है ज़िंदगी में, अब मैं अपने पापा को बहुत प्यार करूँगी, उनकी बहुत सेवा करूँगी और मेरे फादर अच्छे हो जाएंगे। मैं अपने अंकल जार्विस के साथ अपने पापा अलेक्जेंडर को लेकर के लंदन चली आती हूँ। वहाँ मैं जा कर के बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से मिलती हूँ, अपने पापा का इलाज कराती हूँ, पर मेरे पापा अच्छे हो जाते हैं धीरे धीरे, ही बैक टू नॉर्मल। ऐसा लगता है कि मेरे फादर का जो है दूसरा रिकॉल टू लाइफ हो गया है, रिजॉइस ऑफ लाइफ हो गया है। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही होती है। फिर मुझे और मेरे पापा को लंदन के कोर्ट में बुलाया जाता है। वहाँ पे एक आदमी होता है चार्ल्स डार्ने, उसका ट्रायल चल रहा होता है। उसके ऊपर ये केस है कि वो फ्रांस का जासूस है और वो इंग्लैंड के सीक्रेट्स जा कर के फ्रांस में बताता है। ये उस आदमी के ऊपर ट्रायल चल रहा होता है, पर मेरे फादर शायद उसका कुछ सच्चाई जानते हैं, क्या जानते हैं नहीं पता। इसलिए मैं अपने पापा को लेकर के कोर्ट में पहुंचती हूँ चार्ल्स डार्ने के ट्रायल में। चार्ल्स डार्ने एक बहुत ही टॉल, हैंडसम, स्मार्ट गाय हैं। चार्ल्स डार्ने और मैं दोनों एक दूसरे से मिलते हैं ट्रायल रूम में। चार्ल्स डार्ने, हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, आई फॉल इन लव, कितनी खूबसूरत है ये।
इसे देखते ही मुझे इससे प्यार हो गया। फिर ट्रायल शुरू हो जाता है। ऑल ऑफ अ सडन एक आदमी आता है, सिडनी कार्टन नाम होता है उसका। मैंने उसे कभी देखा नहीं। वो देखने में बिल्कुल ही चार्ल्स डार्ने जैसा दिखता है। ये तो बिल्कुल मेरा हमशक्ल दिख रहा है। हमशक्ल क्या, ये तो सेम है, मेरे जैसे ही दिख रहा है। पर ये यहाँ क्यों आया है? सिडनी कार्टन कोर्ट में जाता है, कोर्ट रूम में जाता है और विटनेस बॉक्स में खड़ा होता है और कोर्ट को बताता है कि ये जो चार्ल्स डार्ने हैं ये एक्चुअल में बेकसूर है। आपकी सरकार ने जो है या पुलिस ने चार्ल्स डार्ने को नहीं बल्कि मुझे देखा है, ठीक है? तो जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है वो मैं हूँ, चार्ल्स डार्ने नहीं है। अब चार्ल्स डार्ने को आज़ाद कर दिया जाता है। मैं अपने पापा के साथ अपने घर पे आ जाती हूँ। चार्ल्स डार्ने से हमारी अच्छी दोस्ती हो जाती है। चार्ल्स डार्ने हमारे घर आते जाते हैं। मुझे भी चार्ल्स डार्ने अच्छे लगते हैं। चार्ल्स डार्ने को भी शायद मैं अच्छी लगती हूँ। एक दिन चार्ल्स डार्ने मेरे पापा के पास आते हैं और कहते हैं, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। पापा कुछ देर सोचते हैं कि मैं कैसे इससे अपनी बेटी की शादी करूँ, ये कौन है, नहीं है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, शायद कहीं ये वो तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं क्या। बट ये एक अच्छा लड़का लगता है, इतने दिन से हमारे घर आ जा रहा है, ये मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेगा। पर मैं इनसे पूछता तो हूँ कि ये है कौन। मुझे तो कुछ ठीक से याद नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं इससे पूछता हूँ। ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा, बट तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन। ठीक है, आप अपनी बेटी से पहले मेरी शादी कर दीजिए, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और फिर मैं आपको अपनी आइडेंटिटी बता दूँ। फाइनली मेरी शादी चार्ल्स डार्ने से हो जाती है। चार्ल्स डार्ने इज़ अ वेरी गुड गाय, ही केयर्स अ लॉट, वो मेरी बहुत केयर करते हैं। पर जैसा कि उन्होंने मेरे फादर से वादा किया था कि वो मुझे, मेरे फादर को अपनी आइडेंटिटी बता देंगे, वो मेरे फादर के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं एक्चुअली मैं इंग्लैंड में रह रहा हूँ, बट मैं इंग्लैंड का हूँ नहीं, मैं फ्रांस का हूँ और मैं फ्रांस के एवरमाउंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं एक रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट मेरे पापा और मेरे अंकल और मेरी फैमिली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं उन्हें छोड़ करके, और मुझे वहाँ की गवर्नमेंट भी नहीं पसंद है, इसलिए मैंने उनको छोड़ करके इंग्लैंड में बस गया। पर जैसे ही वो मेरे पापा को बताते हैं कि वो एवरमाउंट फैमिली से, मेरे पापा बहुत अजीब सा बिहेव करने लगते हैं, पहले जैसे पागल जैसे करने लगते हैं। मैं देख के डर जाती हूँ और मेरे पापा फिर से जाके जूते बनाने लगते हैं। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। आई कॉल अ डॉक्टर और फिर मैं अपने डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर ने बोला कि इनको किसी बात का बहुत सदमा लगा है। पर क्या? मैं चार्ल्स डार्ने से पूछती हूँ कि ऐसा तुमने आखिर क्या बोल दिया कि मेरे फादर को ऐसा हो गया? तो चार्ल्स डार्ने मुझे बताते हैं कि ये जो एवरमाउंट फैमिली है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, इसी फैमिली की वजह से जो है तुम्हारे फादर 18 साल तक जेल में थे, इन लोगों ने ही उसे फंसाया है। बट तुम मत घबराओ, मेरा यही कसूर है कि मैं उन लोगों की फैमिली का पार्ट हूँ, बट मैं उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं, और उन लोगों की इसी हरकत की वजह से मैं उनको छोड़ करके पेरिस से लंदन आ गया। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, पर मैं अपने फादर को समझाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, कॉन्टैक्ट्स करती हूँ उनसे, डॉक्टर को दिखाती हूँ, उनकी खिदमत करती हूँ। फाइनली बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी माय फादर कम टू लाइफ। मेरे फादर ठीक हो जाते हैं और मैं उन्हें बताती हूँ कि आप बिल्कुल भी मेरे लिए परेशान ना हो, चार्ल्स डार्ने एक अच्छा लड़का है, वो मुझे अच्छे से रखेगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, वो अपने माँ बाप जैसा नहीं है, वो अपने अंकल जैसा नहीं है। हम लोग बहुत खुशी से रह रहे होते हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर होती है। अचानक से खबर आती है कि गैब्रिएल, जो कि मेरे हस्बैंड का नौकर है और एक बहुत ही अच्छा आदमी है, उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो डिफार्जे फैमिली है और के लोगों ने उसे पकड़ लिया है, पकड़ करके जेल में डाल दिया। मेरे हस्बैंड
चार्ल्स डार्ने गैब्रिएल के बहुत ही करीब होते हैं, वो हम सबको लेकर के फ्रांस चले जाते हैं। फ्रांस में बहुत अजीब सा माहौल होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा होता है और डिफार्जे फैमिली जो होती है वो फाइट करती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और ये जो एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं या जो लोग जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं उनको चुन चुन करके मारती रहती है। मेरे हस्बैंड जैसे ही वहाँ जाते हैं, ये लोग जो आतंकवादी लोग हैं, जो डिफार्जे फैमिली के लोग हैं, ये लोग उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके मेरे हस्बैंड को बेस्टाइल के प्रिजन में डाल देते हैं, जहाँ पर मेरे फादर को डाला गया था। मैं बहुत डर जाती हूँ, पर मेरे फादर जाते हैं और जा करके डिफार्जे फैमिली से और जो दूसरे लोग होते हैं उनसे जा करके बताते हैं। मेरे फादर एक अच्छे आदमी हैं, मेरे फादर बहुत अच्छे से बेस्टाइल प्रिजन में थे, उन्होंने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, तो फ्रांस के लोग मेरे फादर की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए वो लोग मेरे हस्बैंड को छोड़ देते हैं। अब मेरे हस्बैंड भी जो है ये डिफार्जे फैमिली के साथ और जो अलग आतंकवादी और जो लोग होते हैं जो विद्रोह करते हैं गवर्नमेंट का, उनके साथ मिल जाते हैं और मिल करके क्या करते हैं, अगेंस्ट जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन में लड़ने लगते हैं। बट पता नहीं क्यों थोड़े दिन बाद ये लोग फिर मेरे हस्बैंड को पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। फिर मेरे फादर जाते हैं, इनसे बात करते हैं, बट कुछ नहीं होता है। समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों है। बाद में पता चलता है कि मेरे फादर जब जेल में थे तो उन्होंने एक लेटर लिखा था वहाँ के गवर्नमेंट को कि ये जो एवरमाउंट फैमिली है, जो चार्ल्स डार्ने यानी कि मेरे हस्बैंड की जो फैमिली है, उसके फादर यानी कि मेरे ससुर और मेरे चचिया ससुर, इन दोनों ने मिल करके एक लड़की का रेप किया और उसके बाद उसको तो मारा ही मारा, साथ में उसके खानदान के सारे लोगों को मार दिया। और वो जिस लड़की को मारा उसमें से सिर्फ एक ही फैमिली बची रह गई, एक ही लड़की बची रह गई जिसका नाम मैडम डिफार्जे था। और ये लेटर जो मेरे फादर ने लिखा, ये लेटर मेरी वो मैडम डिफार्जे के हाथ में चला जाता है। अब ये मैडम डिफार्जे, इसका बदला मतलब मेरे ससुर का और मेरे चचिया ससुर का, मतलब मेरे जो अंकल वाले ससुर है ना, उन दोनों का बदला लेना चाहती है मेरे हस्बैंड को मार करके। मेरे फादर बहुत कोशिश करते हैं फिर भी मेरे हस्बैंड को नहीं बचा पाते। स्थिति बहुत क्रिटिकल हो जाती है, समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। मैडम डिफार्जे की जो कज़न होती है उसको मेरे ससुर ने और मेरे हस्बैंड के अंकल ने मार दिया, और इसका बदला वो मेरे हस्बैंड से लेना चाहते। मैं और मेरे पापा बहुत कोशिश करते हैं पर बचा नहीं पाते हैं। उतने में ही सिडनी कार्टन वहाँ आ जाते हैं। सिडनी कार्टन आ जाते हैं, वो बिल्कुल मेरे हस्बैंड जैसे ही लगते हैं और ये एक शराबी इंसान है। ये शराब पीने के लिए मैडम डिफार्जे के वाइन शॉप पे जाते हैं। एक्चुअली ये उनकी वाइन शॉप होती है, वाइन शॉप पे जाते हैं। वहाँ पे वो मैडम डिफार्जे से सुनते हैं, ये जो है ना चार्ल्स डार्ने, उसको ख़त्म कर देना है, उसके बाप ससुर को, उसकी बीवी को और उसके बच्चे को, सबको ख़त्म कर देना है। जब ये बात सिडनी कार्ले सुनता है तो बहुत परेशान हो जाता है। मुझे किसी भी तरीके से लूसी को बचाना है क्योंकि मैं लूसी से प्यार करता हूँ। मैंने ये बात कभी लूसी से बताई नहीं कि मैं उससे प्यार करती हूँ। वो मेरे साथ भले ही नहीं है बट वो सिडनी डार्ने के साथ है, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। अब सिडनी कार्टन जो है वो अपने दोस्त जॉन बेस्टाइल के साथ मिलते हैं और मिलकर के एक प्लान बनाते हैं। ये जो जॉन बारसेट है वो सिडनी का फ्रेंड है और वो स्पाई है, इंग्लैंड का स्पाई भी है। अब ये सिडनी क्या करते हैं कि खुद वो जेल में चले जाते हैं जॉन बार्स्टन के साथ मिलकर के, और मेरे हस्बैंड को रिहा कर देते हैं वहाँ से। अब मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे फादर, हम लोग तीनों जो है इंग्लैंड आ जाते हैं, सेव हो जाते हैं, बच जाते हैं, और मेरे हस्बैंड की जगह इनको पकड़ लिया जाता है।
सिडनी कार्टन को पकड़ लिया जाता है। दूसरे दिन सुबह में सिडनी कार्टन को पूरे लोगों के सामने सर कलम कर दिया जाता है। सिडनी कार्टन जो है मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए अपनी जान दे देता है और हम सबको बचा लेता है। पर ये बात मिस्टर मैडम डिफार्जे को पता चल जाती है और वो उसका बदला लेने के लिए लंदन चली आती है। वो मेरे रूम में आती है, आकर के मुझ पर हमला करने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर मैं नहीं होती है, मिस क्रॉस होती है, जो कि मेरी एक ईमानदार नौकरानी है। उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है और मिस्टर क्रॉस को गोली लग जाती है। वो मेरी सर्वेंट को गोली मारना चाहती है, बट गलती से उनकी गोली से ही उनकी जान चली जाती है। यही मेरी स्टोरी है। यहाँ पे ये नॉवेल ख़त्म हो जाती है। आया सबको समझ में? कहीं पे कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम लग रहा है किसी? हाँ, ये फर्स्ट पर्सन नरेशन नहीं है, बट मैंने तुम लोगों को इस तरीके से समझाया। आ गया ना समझ में?